हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू परचम। आज हम बात करेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड पार्ट 2 के बारे में, क्योंकि आप लोगों को पार्ट फर्स्ट मैंने डिस्कस किया था जहाँ पर हमने कुछ जो इंडियन रूलर्स थे उनके बारे में बात कर ली थी। जैसे कि हमने सातवाहनों के बारे में डिस्कस कर लिया था वहाँ पर, है ना। शुंग और कर्ण डायनेस्टी के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज उसी का सेकेंड पार्ट है। अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो परचम की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पर मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना सेकेंड पार्ट कि जो पोस्ट मौर्यन पीरियड था, मतलब मौर्य जब भारत से ख़त्म हो गए थे तो उसके बाद जो विदेशी या फॉरेनर जो थे इन्विजन होने लगा था, विदेशी लोगों का आक्रमण होने लगा था, जिनमें से इंडो ग्रीक थे, शक थे, पार्थियंस थे और कुषाण थे। तो हमको बेसिकली यहाँ पे शक और कुषाण पे ज़्यादा फोकस करना है, शक और कुषाण के बारे में बात करनी है, लेकिन साथ ही साथ हम इंडो ग्रीक के बारे में भी आज के सेशन में बात करेंगे। ठीक है, तो हुआ कहानी कैसा था कि जब मौर्य पीरियड खत्म हो गया, जब मौर्य एम्पायर खत्म हो गया, तो अंतिम जो मौर्य राजा थे बृहद्रथ, उनको पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया और शुंग डायनेस्टी की शुरुआत की थी 185 बीसी के आसपास। फिर शुंगों को खत्म करके जो है वो कर्ण डायनेस्टी आई, और कर्ण का जो अंतिम राजा था सुशर्मन, उसको सुमुख ने मारा और सातवाहन डायनेस्टी भारत में आई। और सातवाहन डायनेस्टी जो थी वो लगभग 300 ईयर्स तक भारत में रूल करती रही। और उसके बाद जो हमारा नदन वेस्ट पोर्शन है, हमारे भारत का जो नॉर्थ वेस्ट का पोर्शन है, वहाँ से सेंट्रल एशिया से जो है वो बहुत सारे जो फॉरेनर इन्वेजन्स होने लगे भारत में, जिनमें से एक इंडो ग्रीक भी थे, शक भी थे और कुषाण भी थे। उनके बारे में आज हमें बात करनी है। तो इंडो ग्रीक जो है उनको ग्रेक इंडियन किंगडम, ग्राको इंडियन किंगडम इन्होंने भारत में शुरू किया था। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आक्रमण करने वाले पहले कौन बन गए थे? इंडो ग्रीक बन गए थे। इसमें एक नाम आता है डेमरिटियस का। तो डेमरिटियस जो है उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे इन्वेजन करने का काम शुरू किया था। ऐसा नहीं है कि पहली बार इंडो ग्रीक भारत में आ रहे थे। अगर आप मौर्य एम्पायर में जाते हैं तो आप उनके पहले भी इंडो ग्रीक को देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग ने अलेक्जेंडर सिकंदर का नाम सुना होगा, उसने भी भारत की तरफ इन्वेजन करने की कोशिश की थी, और घनानंद उस समय जो है नर्न डायनेस्टी भारत में रूल कर रही थी। फिर आप सभी लोग जानते हैं कि बेबीलोन में अलेक्जेंडर ग्रेट की डेथ हो गई थी, और उसके बाद उनके जो कमांडर थे, जो सेनापति थे, जनरल था सेल्यूकस निकेटर, वो भारत में आया था। और वो अकबर का जो है वो सपना पूरा करना चाहता था और पूरे भारत पर कब्जा करना चाहता था, है ना। कौन? सेल्यूकस निकेटर। लेकिन जब सेल्यूकस निकेटर भारत पर हमला करते तो उस समय मौर्य एम्पायर की शुरुआत हो जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठे होते हैं। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में भी बैटल होती है, हमने ये डिस्कस किया था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है फिर सेल्यूकस निकेटर की डॉटर हेलेना के साथ शादी भी करते हैं। ये भी हमने आपको डिस्कस किया था। इसके बदले 500 जो एलिफेंट है चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को देते थे, और सेल्यूकस निकेटर ने दो राजदूत या एम्बेसडर्स को जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य जो रॉयल कोर्ट है वहां पर भेजा था, जिसमें आप लोग ने नाम भी सुने होंगे। कौन कौन से दो नाम आप लोगों ने सुने होंगे? एक डाइमेकस और एक डायनोसियस। इन दोनों को भी मौर्यन कोर्ट में भेजा गया था। तो पहले से भी एंडो ग्रीक भारत में आए हैं, है ना। एंडो ग्रीक का संबंध कोई आज से नहीं है कि मौर्य एम्पायर खत्म होने के बाद आए। वो मौर्य एम्पायर जब था तब भी वो थे, लेकिन वो कंट्रोल में थे क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको कंट्रोल में करके रखा हुआ था। ठीक है, तो अशोक के जो एडिक्ट्स हैं उसमें भी हमको ग्रीक कम्युनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि वेस्टर्न पार्ट में कुछ ग्रीक कम्युनिटी रहा करती थी। तो मौर्यन ने हमेशा जो फॉरेनर्स थे, यवन और पर्शियन, उनसे फाइट की और उनको कंट्रोल में रखा। उनको भारत पर इन्वेजन या भारत पर कब्जा करने नहीं दिया। ये जो इंडो ग्रीक है इनको ही हम एंशियंट इंडियन सोर्स में यवन कहते हैं। तो यवनों का हमला इस तरीके से हम बात करते हैं। तो यवनास कौन है? जो इंडो ग्रीक्स हैं, उनको ही एंशियंट इंडियन सोर्सेज में यवन कहा गया है। तो आप लोग को हिस्ट्री क्लियर होगा कि आज से इंडो ग्रीक नहीं है। इंडो ग्रीक जो है वो मौर्यन समय से थे, है ना। पोस्ट मौर्यन पीरियड के बाद कोई भी सेंट्रलाइज पावर ना होने के कारण इन्होंने सोचा कि अब ये सही समय है भारत का जो एरिया है उसको इन्वेट करने का, उस पर कब्जा करने का। तो इस तरीके से इंडो ग्रीक भारत में आना शुरू होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये इंडो ग्रीक का जो रीजन है आप देख सकते हैं। इस पूरे रीजन में जो है इन लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ था। ये बैक्टीरिया है जो कि अफगानिस्तान में है, अलेक्जेंड्रिया, तक्षशिला, सशाला, मथुरा, उज्जैन, ये पूरा रीजन जो है इंडो ग्रीक के कब्जे में था।
तो हम बात करते हैं यवन एरा की। तो डेमेट्रियस जो कि पहला इंडो ग्रीक था जिसने भारत पर इन्वेजन करने की शुरुआत की, और यवन एरा की शुरुआत की थी 185-186 बीसी के आसपास से। इसने अफगानिस्तान के साथ साथ पंजाब के एरिया पे भी कब्जा कर लिया था। ठीक है, इनकी जो कैपिटल थी, आप यहाँ पर देखेंगे शकाला जो है इनकी कैपिटल थी, जो कि शियालकोट, अभी रिसेंटली पाकिस्तान में जाओगे तो वहाँ पर पड़ता है, तो ये इनकी कैपिटल थी। अब इन्होंने कई सारे कॉइन की शुरुआत की, क्योंकि इंडो ग्रीक ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में कॉइन की शुरुआत की थी। इनके जो कॉइन होते थे उसमें दो लैंग्वेज लिखी होती थी, एक तरफ ग्रीक और दूसरी तरफ खरोस्ट्री स्क्रिप्ट को ये फॉलो करते थे। तो ग्रीक और खरोस्ट्री स्क्रिप्ट यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा गोल्ड के साथ साथ इन्होंने सिल्वर कॉइन्स को भी जारी किया, और सिल्वर कॉइन में एक कॉइन का नाम हेरिक्लीज भी देखने को मिलता है। इनकी जो कॉइन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के काफ़ी सारे रीजन से इनके कॉइन को डिस्कवर किया गया है। इसके बाद अगला जो राजा गद्दी पर बैठता है इंडो ग्रीक में, वो होता है अपोलोडोटस फर्स्ट। तो जब डेमेट्रियस की डेथ हो जाती है, तो इसका जो रीज़न होता है, अफगानिस्तान वाला जो रीज़न, बैक्टीरिया का जो रीज़न होता है, वहाँ पर जो है वो सिविल वॉर शुरू हो जाती है कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। तो बहुत सारे जो किंगडम है वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और उनमें से एक राजा होता है अपोलोडोटस वन। तो अपोलोडोटस जो है वो फर्स्ट प्रॉपर इंडो ग्रीक किंग कहलाता है। ठीक है, जो कि गंधार और वेस्टर्न पंजाब के रीजन पे भी कब्जा करना शुरू कर देता है। इसके बाद जो है ये रियल इंडो ग्रीक कहलाते हैं, और ये जो बैक्टीरिया में डेमेट्रियस था फर्स्ट, उसका एक जनरल या सेनापति या कमांडर था अपोलोडोटस। ठीक है, इसने भी कई सारे कॉइन्स को यहाँ पे शुरू किया, जिसमें एनिमल मतलब एलिफेंट और बुल के सिंबल्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद अपोलोडोटस सेकेंड जो है वो गद्दी पे बैठते हैं। इन्होंने पंजाब के रीजन में रूल किया 80 से लेकर 65 बीसी के आसपास, और तक्षशिला के रीजन को भी इन्होंने कॉन्कर करने का काम किया था। मिनांडर भी इन्हीं की डायनेस्टी से बिलोंग करता था। अब हम बात कर लेते हैं मिनांडर के बारे में। जो इंडो ग्रीक में सबसे इंपॉर्टेंट राजा भारत में माने जाते हैं वो मिनांडर माने जाते हैं। 150 बीसी से 130 बीसी के आसपास का समय जो है वो मिनांडर का कहलाता है। ठीक है, मिनांडर ने रावी रिवर का रीजन, काबुल रिवर वैली और स्वात वैली, जो कि कहाँ पर है, अफगानिस्तान में, इस पूरे रीजन पे मिनांडर का कब्जा था। इन्होंने राजस्थान और पाटलिपुत्र तक भी कब्जा करके रखा हुआ था। लेकिन ये बौद्धिज्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, और इन्होंने अपने जो कॉइन्स थे उसमें धर्म चक्र का जो सिंबल है वो वहाँ पर बनवाया था। मिनांडर जो है वो 130 बीसी में इनकी डेथ हो जाती है, और इसके बाद इनके जो बेटे होते हैं स्टेरो वन, वो गद्दी पर बैठते हैं। यहाँ पर मिनांडर और जो बौद्ध मॉन्क होते हैं नागसेन, तो उनका जो कन्वर्सेशन होता है, किस तरीके से नागसेन बौद्ध धर्म की शिक्षा मिनांडर को देते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलिंद पन्हो में है। तो मिलिंद पन्हो में ये सारी इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली मिलिंद पन्हो को पहले पाली वर्जन इसका आया था, लेकिन बाद में आज का समय जो है इसका वो संस्कृत में आपको देखने को मिल जाता है। तो मिलिंद पन्हो में मिनांडर और जो नागसेन है उनकी कन्वर्सेशन जो है वो वहाँ पर है। तो बौद्ध धर्म से ये बहुत इन्फ्लुएंस थे, इसलिए धर्म चक्र जो है इनके कॉइन में देखने को मिलता है। किसके कॉइन में? मिनांडर के कॉइन में। तो पहली बार सोने के सिक्के मिनांडर ने चलवाए थे, लेकिन हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम वर्ल्ड लेवल पे देख रहे हैं, हम इंडो ग्रीक के रीजन में देख रहे हैं। भारत में तो आप अभी देखेंगे शक लोग जो है वो भारत में बिम कटफिकस जो है वो भारत में गोल्ड सिक्के चलवाएंगे, लेकिन यहीं से सिक्कों की शुरुआत इंडो ग्रीक से ही भारत में हो जाती है। अगर हम बात करते हैं, इंडो ग्रीक वो पहले थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन को इशू किया था इंडिया में। ठीक है, इंडो ग्रीक जो है इन्होंने गंधार आर्ट को, मतलब गंधार आर्ट को प्रमोट करने का काम, शुरू करने का काम भारत में इंडो ग्रीक ने किया था। लेकिन ये पूरी तरीके से सपोर्ट या पूरी तरीके से इसको फैलाव कब हुआ था? तो कनिष्क के समय हुआ था गंधार आर्ट। तो लेकिन शुरुआत इंडो ग्रीक के समय ही हो गई थी। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकिल, काफ़ी सारे कॉइन इन्होंने भारत में शुरू करवाए थे। हिंदू कुश के रीजन में हमको काफ़ी सारे कॉइन्स मिलते हैं, और कई सारे ग्रीक लीजेंड की फोटो इनके कॉइन में देखने को मिलती है। साथ ही साथ यूनान के लोगों के जो डेटी हैं, जो गॉड हैं, अपोलो, एथेंस, इनकी फोटो भी इनके कॉइन्स में देखने को मिलती है। तो लास्ट इंडो ग्रीक किंग जो था वो स्टेरो टू था, जिसको शक लोगों ने मार दिया, और उसके बाद शक शुरुआत हुई। तो इन्विजन ऑफ शक के बारे में हम बात करते हैं, जिनको हम सीथियन के नाम से भी जानते हैं। चलिए, इंडो सीथियन किंगडम या फिर शक किंगडम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरा रीजन है, मथुरा, सगाला, तक्षशिला, ये पूरा रीजन इनका माना जाता है। यहाँ पर भी इन्होंने वेस्टर्न पार्ट पे भी कब्जा कर रखा था। इनको क्षत्रप कहा जाता था।
क्या कहा जाता था इनको? क्षत्रप कहा जाता था। बेसिकली ये लोग 5 किंगडम्स में डिवाइड थे। जो शक लोग भारत में थे वो 5 किंगडम में या 5 क्षत्रप्स में डिवाइड थे। एक एक करके हम उनके बारे में बात करते हैं। तो शक जो है वो नोमैडिक ट्राइब थी। नोमैडिक मतलब खानाबदोश, एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले, जो कि सेंट्रल एशिया में रहा करते थे। ठीक है, शक लैंग्वेज का में इसका मीनिंग क्या होता है? आर्चर। ये बहुत अच्छे आर्चरीज थे और इन्होंने पॉइजन का यूज आर्चरीज में करना शुरू किया था। शक जो है इनका संस्कृत में सका बोला जाता है और इन्होंने हॉर्स को यूज़ किया था फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने हॉर्स का यूज़ किया था फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम 2nd सेंचुरी BC की बात करते हैं, जब ये सेंट्रल एशिया में रहा करते थे, उस समय सेंट्रल एशिया की जो नोमैडिक ट्राइब है चाइनीज़ रीजन की, उन्होंने इस पर हमला कर दिया। इसलिए शक लोग जो है वो भारत में एंटर होना शुरू हो गए। ऐसी इन्फॉर्मेशन भी हमको मिलती है। इसलिए शक लोगों की एंट्री जो है वो भारत में होती है। अब शक जो है जिनको क्षत्रप कहा है, 5 डिवीजन में है, 5 ब्रांचेस है, जिनमें से 4 ब्रांचेस इनकी इंडिया में मिलती हैं और 1 ब्रांच जो है इनकी अफगानिस्तान में मिलती है। अगर इनकी हम 4 ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं तो एक ब्रांच मिलती है दक्कन के रीजन में, ठीक है। दूसरी ब्रांच इनकी तक्षशिला के रीजन में, पंजाब के रीजन में मिलती है, जिसकी कैपिटल तक्षशिला होती है। तीसरी ब्रांच इनकी वेस्टर्न इंडिया में, पश्चिमी भारत का क्षेत्र जो है, जूनागढ़ गुजरात का क्षेत्र जो है, जहाँ पे रुद्रदामन का आपको जिक्र मिलता है, वहां पर देखने को मिलती है। चौथी ब्रांच जो है वो मथुरा में देखने को मिलती है और 5th नंबर की ब्रांच जो अफगानिस्तान में है। तो 5 ब्रांचेस जो है इनकी कहाँ पर है? भारत में है। एक दक्कन, पंजाब में जो है वो माउस देखने को मिलेंगे, ठीक है। दक्कन के रीजन में आपको नहपान देखने को मिलेंगे, जिनको गौतमीपुत्र सतकर्णी हरा देते हैं। वेस्टर्न रीजन में अगर आप बात करेंगे तो आपको वहां पर रुद्रदामन फर्स्ट देखने को मिलेंगे। अभी हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो 5 ब्रांचेस है। फर्स्ट ब्रांच अफगानिस्तान, 2nd ब्रांच पंजाब जिसकी कैपिटल तक्षशिला, 3rd ब्रांच मथुरा में, 4th ब्रांच वेस्टर्न इंडिया में और 5th ब्रांच जो है अपर दक्कन में। सबसे पावरफुल ब्रांच जो है वो 5th नंबर की यहाँ पे जो ब्रांच है दक्कन के रीजन में, ये सबसे पावरफुल ब्रांच मानी जाती है। तो हम बात कर लेते हैं माउस। वो माउस मत समझिएगा जो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में। तो माउस 80 से लेकर 65 BC तक रूल करते हैं। इंडो सिथिनियन किंगडम की शुरुआत, शक एम्पायर की शुरुआत जो है वो माउस के द्वारा ही की गई थी, जिनको मोगा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने गंधार के रीजन पे कब्जा करा था, जो कि वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान के रीजन में, और वहाँ के ये रूलर थे, ठीक है। इन्होंने काफ़ी सारे जो है वो कॉइन्स यहाँ पे चलवाने का काम शुरू किया। इनके कॉइन में बुद्धिज्म और हिंदू के जो सिंबल हैं वो देखने को मिलते हैं। उनके कॉइन जो है वो ग्रीक और खरोष्टी लैंग्वेज में आपको इनकी स्क्रिप्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। इन्होंने बाकी जो बचा हुआ इंडो ग्रीक का रीजन था उस पर हमला करने की, इन्वर्ट करने की कोशिश की, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रह पाए। लेकिन माउस का जो बेटा आता है अजेज वन, उसने जो है हिप्पोक्रेटस को हटाकर पूरे इंडो ग्रीक किंगडम पर जो है इन्वेट कर लिया, हमला कर लिया और कब्जा कर लिया, ठीक है। अगर हम अगला इंपॉर्टेंट रूलर बात करते हैं तो वो चेस्टन है। चेस्टन जो है वो उज्जैन के रीजन में बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे। इनको बेस्ट ऑफ क्षत्रप भी कहा जाता है, ठीक है। तो चेस्टन का जो है रीजन वो 75 AD से लेके 130 AD तक है और 78 AD में ही शक संवत की शुरुआत होती है, जो कि कनिष्क करेंगे, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। टॉलमी ने जो है इनको टीएस्थीनीज के नाम से भी संबोधित किया है। तो ये जो है वो बुद्धिस्ट से भी एम्पायर थे, धम्म की पॉलिसी को भी अडॉप्ट करते थे और सेविज्म से भी जो है वो इंस्पायर थे। तो इनके जो कॉइन है वो सेविज्म से भी बिलोंग करते हैं और बुद्धिज्म से भी बिलोंग करते हैं, चेस्टन के, ठीक है। इनको छहरात के नाम से भी जाना जाता था। इसमें एक छहरात में एक कमांडर था या एक इम्पॉर्टेंट किंग था जिसका नाम नहपान था, और नहपान को हराया था सतवाहन किंगडम के गौतमीपुत्र सतकर्णी ने, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था कि गौतमीपुत्र सतकर्णी के जो कॉइन मिलते हैं, एक तरफ गौतमीपुत्र सतकर्णी और दूसरी तरफ नहपान की फोटो देखने को मिलती है। तो नहपान जो है वो शक रूलर थे जिसको गौतमीपुत्र सतकर्णी ने हराया था। इस पूरे में सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे पावरफुल और सबसे लंबे समय तक रहने वाला रूलर मिलता है तो वो रुद्रदामन फर्स्ट मिलता है। 130 AD से 150 AD का आसपास का समय इसका माना जाता है। इसको बेस्ट शक रूलर के नाम से भी जाना जाता है। इसको वेस्टर्न क्षत्रप एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो जूनागढ़ गुजरात का रीजन है वहां पर इसने रूल किया था, तो वेस्टर्न क्षत्रप का एडमिनिस्ट्रेशन था और ये ग्रैंड
सन था किसका, चेस्टन का। इसने कोंकण, नर्मदा वैली, कठियावाड़ के रीजन, इन सभी रीजन पे कब्जा करके रखा हुआ था। तो आपको एक बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा जो संस्कृत लैंग्वेज का आपको इंस्क्रिप्शन मिलता है वो है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, जो कि 150 AD में जो है वो मिलता है आपको गिरनार के रीजन में। वहाँ पर आपको जो इंस्क्रिप्शन है वो ब्राह्मी और संस्कृत लैंग्वेज में स्क्रिप्ट में देखने को मिलता है। और इसी इंस्क्रिप्शन से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पुष्पगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का कमांडर जनरल था, उसने जो है वो सुदर्शन लेक बनवाई थी और उसको रिनोवेट करने का काम रुद्रदामन फर्स्ट ने किया था। तो सुदर्शन लेक को फिर से जीर्णोद्धार कराने का काम किसने किया था, तो रुद्रदामन फर्स्ट ने किया था। ऐसी इंफॉर्मेशन हमको जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से देखने को मिलती है। इसने हिंदू लेडी के साथ जो है वो मैरिज की थी और उसके बाद हिंदुज्म को जो है अडॉप्ट कर लिया था। इसके अलावा जो वरिष्ठ पुत्र पुलवामी है उसके साथ भी इसकी काफ़ी फाइट रुद्रदामन के साथ होती है ना। और वैवाहिक रिलेशन भी जो है वो मैरिजल रिलेशन भी सातवाहन डायनेस्टी के साथ रुद्रदामन फर्स्ट के देखने को मिलते हैं। इसने अपने आप को महाक्षत्रप टाइटल देके रखा हुआ था, तो महाक्षत्रप टाइटल भी रुद्रदामन के पास देखने को मिलता है। क्लियर? तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है, रुद्रदामन के बारे में मिलती है। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा काम किया और संस्कृत लैंग्वेज को फ्लोरिश करने का काम भी जो है वो रुद्रदामन के समय ही शुरू किया था। रुद्रदामन के समय एक यूनानी निबंधकार यवनेश्वर भारत में आए थे, इसको भी आपको याद रखना, जिन्होंने ग्रीक जो चीज़ें थी उनको संस्कृत में ट्रांसलेशन यहाँ पर शुरू हो गया था, मतलब संस्कृत भाषा जो है वो फ्लोरिश होना शुरू हो गई थी रुद्रदामन के समय। अब डिक्लाइन ऑफ सक्कास के बारे में बात करते हैं तो ये देखिएगा, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नहपान को हराया। रुद्रदामन के साथ भी सातवाहनों का जो है वो आपको यहाँ पर हमला और वॉर देखने को मिलती है। यहाँ तक तो सही था, लेकिन जो आगे के शक रूलर आते हैं वो उतने पावरफुल नहीं होते, पहली चीज़ तो ये। दूसरा बात, कुषाणों का भी जो इन्वेजन भारत पे होने लगता है, इसके कारण भी शक का एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। और अंतिम जो शक रूलर बचता है जिसका नाम है रुद्रसिम्हा थर्ड या रुद्रदामन थर्ड, तो जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकेंड होते हैं गुप्ता डायनेस्टी के, वो इनको मार देते हैं और शक डायनेस्टी खत्म हो जाती है। इसलिए चंद्रगुप्त सेकेंड जो हैं उन्होंने सकारी का टाइटल लिया था, सकारी मतलब शकों को मारने वाला। तो इस तरीके से शक एम्पायर भारत में कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुषाणों के बारे में। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा रीजन चाइना, सेंट्रल एशिया, रशिया, ये पूरा तुर्कमेनिस्तान वाला जो ये रीजन है ये पूरा कुषाण एम्पायर कहलाता है। तो कुषाणों के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो कुषाण एम्पायर, कुषाण डायनेस्टी की शुरुआत कुजुल कटफिसस के द्वारा भारत में की गई थी। ये लोग एक यूची ट्राइब से बिलोंग करते थे, जो चाइना के पीपल थे। नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में ये लोग रहा करते थे। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि 2nd सेंचुरी के आसपास जो है वो बैक्टीरिया में जो है सिविल वॉर होता है, आपस में लोग लड़ना शुरू करते हैं और यहाँ पर 5 स्टेट्स बन जाते हैं। और उन्हीं 5 स्टेट में एक जो होता है वो कुषाण होता है। लगभग 100 साल लग जाते हैं, उसके बाद ये जो स्टेट है यूनाइट, 4 जो स्टेट है वो यूनाइट हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं और कुषाण एम्पायर की शुरुआत होती है। ठीक है, ये लोग पार्थियंस को भी हराते हैं और शकों को भी हराते हैं और भारत में इन्वेजन करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से यूजी ट्राइब के लोग जो है वो भारत में आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला नाम मिलता है कुजुल कटफिसस के बारे में, जिसने कुषाण एम्पायर की शुरुआत भारत में की थी। इन्होंने काबुल, कश्मीर के रीजन पे जो है वो कब्जा किया था। ठीक है, इन्होंने लास्ट ग्रीक किंग को भी मारा था, हराया था। ठीक है, इन्होंने धम्म को भी अडॉप्ट किया था और सेविज मतलब हिंदुज्म के भी सिक्के या उनके भी जो सिंबल हैं इनके कॉइन में देखने को आपको मिलेंगे। अगला जो रूलर आता है वो विम किटफिसस आता है। ठीक है, जो रबाताक इंस्क्रिप्शन है जो कि बैक्टीरियन लैंग्वेज में ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, 1993 में इसको डिस्कवर किया गया था अफगानिस्तान से। वहाँ पर हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि विम कटफिकस जो है ये सन है किसके, विम टैक्टो के सन है और इनके बेटे का नाम कौन है, कनिष्क है। तो ये फादर है कनिष्क के, विम कटफिसस। ठीक है, यही पहले व्यक्ति है जिन्होंने लार्ज नंबर पे गोल्ड कॉइन को भारत में इशू किया था। तो गोल्ड कॉइन इंडो ग्रीक ने शुरू किए थे, लेकिन लार्ज नंबर पे गोल्ड कॉइन शुरू करने का क्रेडिट बिम कटफिसस को जाता है और प्योर गोल्ड के कॉइन शुरू करने का क्रेडिट जो है वो कनिष्क को जाता है। तो तीनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग है कि कॉइन किसने इशू किए थे, इंडो ग्रीक ने। सबसे ज्यादा अमाउंट में किसने गोल्ड कॉइन शुरू किए थे, तो बिम कटफिकस ने। और प्योर गोल्ड के कॉइन किसने शुरू किए थे, तो कनिष्क ने। तो तीनों क्वेश्चंस अलग अलग है, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, तो बिम कटफिकस के बारे में और बातें हम कर लेते हैं।
क्या बातें हो जाती हैं कि कुषाण एम्पायर को फैलाने का काम, उसकी समृद्धि का एक रीज़न बिम्कटफिकस को भी जाता है। इन्होंने सिल्क रूट को मेंटेन करने का काम भी किया था। उस सिल्क रूट के जरिए चाइना, अलेक्जेंड्रिया और रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड किया जाता था। तो सिल्क रूट को भी मेंटेन करने का काम किया था। बाकी पूरा कंट्रोल सिल्क रूट पे किसने कर लिया था? कनेक्शन ने कर लिया था। तो वो भी हम जानते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये कुछ गोल्ड कॉइन है, आप देख सकते हैं जो इनके समय पे चलाए गए थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप इस सिल्क रूट देख सकते हैं जहाँ से चाइना, अलेक्जेंड्रिया और रोमन एम्पायर की तरफ जो है वो ट्रेड का काम किया जाता था। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कनिष्क के बारे में। कनिष्क ने 78 में जो है वो कनिष्क के शक एरा की शुरुआत, शक संवत की शुरुआत इन्होंने की थी। इन्होंने कश्मीर, पंजाब, मगध, इन सारे रीजन्स में जो है वो कब्जा करके रखा था। पाटलिपुत्र, मथुरा तक इनका कब्जा था। इनकी जो पहली कैपिटल थी वो पेशावर थी, जिसको पुरुषपुर के नाम से जानते हैं, और दूसरी जो कैपिटल थी वो मथुरा थी। ठीक है, इन्होंने कश्मीर के रीजन पे भी कब्जा कर रखा था, और कश्मीर के रीजन में जो है वो कनिष्कपुर करके एक सिटी को भी बनाने का काम कनिष्क ने किया था। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कनिष्क के समय ही 4th नंबर की बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कुंडलबन कश्मीर में ही होती है, जिसके हेड कौन होते हैं? वासुमित्रा होते हैं। वासुमित्रा ने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है जिसका नाम है महाभिभाष्य, जो कि बौद्धिज्म की विश्वकोश कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा जब ये पेशावर जाते हैं, यहाँ पे अगर पाटलिपुत्र को जब कैप्चर करने कनिष्क जाते हैं तो वहाँ पर उनको एक संस्कृत के स्कॉलर मिलते हैं जिनका नाम होता है बुद्धिस्ट मॉन्क अश्वघोष। तो अश्वघोष को अपने साथ पेशावर लेकर आते हैं। तो अश्वघोष जो है, इनके द्वारा भी कई सारी बुक्स को लिखा गया, जैसे कि बुद्ध चरित्र हो गया, सौंदर्य आनंद हो गया, है ना, सारीपुत्र प्रकरण हो गया। ये सारी बुक जो है वो संस्कृत लैंग्वेज में अश्वघोष के द्वारा ही लिखी गई हैं। तो अश्वघोष जो है वो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जिनको कनिष्क जब पाटलिपुत्र कैप्चर करने आता है तो अपने साथ पेशावर ले जाता है। तो जब 4th नंबर की बुद्धिस्ट काउंसिल होती है तो उसके जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो अश्वघोष ही तो होते हैं। इसके अलावा काफी सारे स्कॉलर जो है वो कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। कनिष्क के जो राजवैद्य थे ना वो चरक थे। चरक के अलावा आप अश्वघोष, वासुमित्रा, नागार्जुन, मंथरा, ये सभी स्कॉलर जो है वो चंद्रगुप्त के दरबार में रहा करते थे। नागार्जुन के बारे में कहते हैं कि इनको भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। भारत का जो है वो इन्होंने मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो नागार्जुन ने दी थी। तो इनको, और माध्यमिक सूत्र नाम की एक पुस्तक भी नागार्जुन के द्वारा लिखी गई थी, इसलिए इनको मार्टिन लूथर या भारत का अलेक्जेंडर भी नागार्जुन को कहा जाता है, जो कि इनके स्कॉलर थे, इनके कोर्ट में, इनके दरबार में रहा करते थे। चरक के बारे में सभी लोग जानते हैं। और ग्रीक के जो इंजीनियर हैं एजेसिलियस, इनको भी इनके दरबार में पाया गया है। अब इनके आर्ट और आर्किटेक्ट के बारे में बात करते हैं तो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट को फ्लोरिश करने का काम जो है वो कनिष्क के समय हुआ था। कनिष्क ने ही मूर्तियों की शुरुआत की थी, स्टैच्यूज के, बौद्ध के काफ़ी सारे स्टैच्यूज इन्होंने बनवाए थे जो कि गंधार स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भी यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये कि गंधार स्कूल में आपको बौद्ध स्टैच्यूज जनरली देखने को मिलती है, बट मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों के स्टैच्यूज आपको देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये जो कनिष्क था वो, इसको सेकेंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है। रीजन इज दैट क्योंकि जैसे कि अशोक ने बौद्धिज्म को फ्लोरिश करने का काम, प्रोपोगेट करने का काम पूरे श्रीलंका तक के रीजन में किया था, उसी प्रकार महायान जो ब्रांच होती है बुद्धिज्म की, तो महायान ब्रांच को प्रोपोगेट करने का काम जो है वो कनिष्क ने किया था। इनके समय में जापान, चाइना के रीजन में जो है वो लार्ज अमाउंट में जो है वो फ्लोरिश या प्रोपोगेट हुआ था बुद्ध धर्म। ठीक है, तो बुद्धिज्म रिलीजन को प्रोपोगेट करने का काम कनिष्क ने किया था, इसलिए इनको सेकंड अशोक के नाम से जाना जाता है। अब कनिष्क की कोई नेटिव लैंग्वेज हमें फाइंड नहीं होती है, लेकिन जो कुशानास थे वो ईस्टर्न ईरानियन लैंग्वेज का यूज़ करते थे फॉर द लोकल कम्युनिकेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है। अब इनके कॉइन्स के बारे में बात कर लेते हैं तो इनके कॉइन्स में बुद्ध का स्टैच्यू भी मिलता है, एक आदमी है जो कि एक बहुत लंबा सा जोगा पहना हुआ है, उसका स्टैच्यू भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ग्रीक डेटीज जो है उनके स्टैच्यूज भी, उनके फोटोग्राफ्स भी जो है इनके कॉइन में देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि जो यहाँ पर कनिष्क की फाइट जो हुई थी वो चाइना के जो किंग हैं हान हो ती के साथ हुई थी,
और पहले तो ये हान डायनेस्टी ऑफ चाइना पहले तो हार गए थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने इस पर सेकेंड अटेम्प्ट में विजय प्राप्त कर ली थी और फिर शक एरा की शुरुआत 78 एडी में की थी। यही शक एरा आज इंडियन गवर्नमेंट फॉलो करती है, जो लगभग 21 या 22 मार्च के आसपास से शुरू होता है। तो आज भी गवर्नमेंट और हम शक एरा को ही मानते हैं, जो कि 78 एडी में शुरू किया गया था। अगर हम कुषाणों के अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं तो संस्कृत लिटरेचर का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ हुआ। अश्वघोष ने इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट इसमें देखने को मिलता है। बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी 4th नंबर की, वो भी कुशाणास के समय हुई थी। बुद्ध धर्म का प्रोपोगेशन या जो फैलाने का काम है वो भी आपको कुषाण के समय मिलता है। बुद्धिस्ट काउंसिल जो चौथी होती है वो भी संस्कृत लैंग्वेज में होती है। अश्वघोष को संस्कृत का पहला ड्रामिस्ट या फिर नाटककार माना जाता है, ठीक है ना। सिल्क रूट की शुरुआत यहाँ से, मतलब सिल्क रूट को कंट्रोल करने का काम कुषाण करते हैं, जिससे रोमन एम्पायर तक जो है वो ट्रेड किया जाता है, ठीक है। गंधा, इसमें 3 स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो यहाँ पर उनकी आर्ट एंड कल्चर जो है वो फ्लोरिश होते हैं। पहला तो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में होता है। सेकंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है जो कि आंध्रा के रीजन में होता है। और थर्ड है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो कि गंगा वैली के रीजन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि कुषाणों से रिलेटेड है। तो काफ़ी सारे स्तूपास, विहार, चैत्रास भी कुषाणों के द्वारा डेवलप किए गए। तो ये कुछ बातें थी जो पोस्ट मौर्यन पार्ट 2 के अंतर्गत आती है, जिसमें कुषाण, शक और इंडो ग्रीक के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन को लिखा है। अब इनके डिक्लाइन के बारे में बात कर लेते, किस तरीके से कुषाण एम्पायर खत्म हो गया। तो कनिष्क के बाद उसका जो बेटा है वशिष्का, वो गद्दी पर बैठता है, और वशिष्का के बाद जो है हुविस्का जो है वो गद्दी पर बैठता है। जो कल्लड़ की राज तरंगिणी है ना, जिसमें कश्मीर की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया गया है, तो उन्होंने बताया था कि हविस्का ने हविस्कपुर नाम से एक सिटी भी जो है वो कश्मीर में बनाई थी। उसके बाद कनिष्क 2 गद्दी में बैठते हैं, और कनिष्क 2 के बाद अंतिम जो रूलर होता है वो वासुदेव वन होते हैं। वासुदेव वन जो है वो लास्ट ग्रेट किंग कहलाते हैं कुषाणस के, और उनकी डेथ के बाद जो है वो कुषाण एम्पायर खत्म हो जाता है अराउंड 232 BD AD के आसपास, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अंत में हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच इंडो ग्रीक रूलर ऑफ द एंशिएंट इंडिया स्टार्टेड यवना एरा दैट स्टार्टेड फ्रॉम 185-86 BC। तो यवन एरा की शुरुआत किसने की थी? ये 4 ऑप्शन है, आपको जो भी सही आंसर लगता है आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट